स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। आज के करंट अफेयर के सेशन में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और साथ ही साथ पिछले सेशन का जो आंसर होगा उसको भी हम इस सेशन में लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो लीगल जानकारी और करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। देखिए अभी बिहार राज्य सरकार जो है उसने बिहार राज्य में स्थित सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्ट जो भी हैं उनके पंजीकरण यानी कि उनके रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है और उनकी जो भी चल अचल संपत्ति है उसका सारी जो डिटेल्स है वो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को देनी होगी और इसकी जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जो कलेक्टर हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए हम बात करें बिहार की तो देखिए बिहार जो है हमारे भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैप में, ये जो है बिहार है। यहाँ पे बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ पे जो है टोटल जिले हैं आपके 38। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं आपके? डिस्ट्रिक्ट हैं आपके 38। ठीक है। और बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र हर्लेकर और सीएम है नीतीश कुमार। यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं आपकी, सभा में सीटें हैं आपकी 70 और लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 40 और राज्यसभा की सीटें हैं 16। तो और यहाँ की जो मधुबनी चित्रकला है बिहार की, मधुबनी शैली की जो चित्रकला है वो यहाँ पे प्रसिद्ध है। और बोध गया में जो बौद्ध मंदिर है यानी गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, तो वो मंदिर भी यहाँ पे फेमस है। तो आपको ये चीजें बिहार से रिलेटेड इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाली भारत की पहली राज्य सरकार कौन सी है? देखिए ये पहली राज्य सरकार पूछ रहा है, पहली स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है जिसने छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए कैश रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश के सीएम है डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने उनकी जो सरकार है उन्होंने क्लास 7 से 12th तक की जो भी छात्राएं हैं, स्कूली छात्राएं, उनके लिए सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए प्रति वर्ष 300 रुपए की जो है नगद राशि प्रदान की जाएगी। देखिए इसी से रिलेटेड मध्य प्रदेश में एक उदिता योजना चलती है, उदिता योजना। ये जो है इसमें इसके अंतर्गत 18 वर्ष से 49 वर्ष तक की जो वुमेन्स हैं इन्हें आंगनवाड़ी के माध्यम से जो है सैनिटरी पैड जो है प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो है छात्राओं को, स्कूली छात्राओं को, कक्षा 7 से लेके 12वीं तक की जो छात्राएं हैं उनको सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए 300 रुपए प्रति वर्ष देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। देखिए हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश आपका ये है बीच में सेंटर में जो आता है आपका मध्य प्रदेश, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एमपी है आपका और इसकी राजधानी है भोपाल। भोपाल इसकी राजधानी है। और सबसे बड़ा शहर की बात करें तो सबसे बड़ा शहर मध्य प्रदेश का है इंदौर, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। और यहाँ पे सीएम है मोहन यादव और विधानसभा की इसमें सीटें हैं आपकी, विधानसभा की सीटें 230 और लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद, यहाँ पे ये राजस्थान है, राजस्थान के बाद जो है मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। मध्य प्रदेश के बारे में आपको इतनी बातें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? ऑप्शन ए है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी
भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। हाल ही में भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी ओर से राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है उसकी रैंकिंग जारी की गई है 2024 की। उसमें ओवरऑल कैटेगरी के अंतर्गत जो है आईआईटी मद्रास छठी बार पहले स्थान पर रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत ये 16 कैटेगरियों के अंतर्गत ये दिया गया है। और यूनिवर्सिटीज में टॉप यूनिवर्सिटीज में रही है पहले स्थान पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और ये रैंकिंग जारी कौन करता है? एनआईआरएफ फ्रेमवर्क वाली। तो ये करता है हमारा शिक्षा मंत्रालय। और अभी भारत के जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। और इसमें टोटल जो है 10,845 संस्थाओं की रैंकिंग इसके अंतर्गत जारी की गई है। इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1900 संस्करण के बाद से भारत ने अब तक ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 40 यानी कि 40, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 51। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 41। देखिए भारत जो है 1900 के जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया था। और इसमें जो है पहले व्यक्ति थे भारत की ओर से पदक जीतने वाले, उनका नाम था नॉर्मन रिचर्ड। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की ओर से पदक जीता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ जो है भारत अब तक जो है 41 पदक जीत चुका है इसमें। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत ने यानी कि आजादी के बाद भारत ने पहला पदक कब जीता था? पहला पदक कब, किस खेल के अंतर्गत जीता था? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न अक्सर क्या है, स्टैटिक्स का क्वेश्चन बनता है आपका। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1948 में जीता था भारत ने, वो भी गोल्ड मेडल जीता था हॉकी के अंतर्गत। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस सेशन में जो है हम कुछ ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यानी कि आगे जितने भी एग्जाम होंगे उनमें आपको ओलंपिक खेलों से संबंधित प्रश्न आप देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न है, भारत पेरिस ओलंपिक खेलों में कितने सदस्यीय दल के साथ शामिल हुआ था? देखिए ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 107, ऑप्शन डी 170। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 170। भारत अब तक का दूसरा सबसे बड़ा दल जो है अपनी तरफ से लेके गया जिसमें कुल 117 सदस्य थे। और भारत ने इस ओलंपिक खेल के अंतर्गत यानी कि पेरिस ओलंपिक में जो है 33वां संस्करण था, इसमें कुल 6 पदक जीते थे। ध्यान रखना है आपको, एक सिल्वर और 5 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और हाँ, एक और चीज इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि क्लोजिंग सेरेमनी में जो भारत के ध्वज वाहक थे वो थे आपके पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन पेरिस ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं की सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी सर्वजोत सिंह, ऑप्शन सी स्वप्निल कुसाले, ऑप्शन डी अमन सहरावत, ऑप्शन ई नीरज चोपड़ा, ऑप्शन एफ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन एफ उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए भारत जो है अभी ओलंपिक 33वें ओलंपिक खेलों में 6 पदक जीता है और 6 पदक में से जो है 5 ब्रॉन्ज हैं और एक सिल्वर है। तो देखिए मनु भाकर ने जीता था शूटिंग के अंतर्गत, 10 मीटर एयर पिस्टल जो शूटिंग हुई थी उसके अंतर्गत जीता था। और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, है ना। और सर्वजोत सिंह जो हैं इन्होंने भी क्या है 10 मीटर शूटिंग में जीता है इन्होंने। लेकिन इन्होंने मिश्रित यानी कि मिक्स्ड जो होता है उसके अंतर्गत जीता है, इन दोनों ने साथ में मिलकर मिक्स्ड में, मिक्स्ड कैटेगरी के अंतर्गत जीता है। ये भी क्या है, सेम जीता है, ब्रॉन्ज। देखिए एक चीज और आपको ये ध्यान रखना है कि जो मनु भाकर हैं और ये भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक के एक संस्करण के अंतर्गत 2 मेडल जीते हैं। तो एक संस्करण में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन है? तो वो है मनु भाकर। ये प्रश्न आपको याद रखना है, आगे स्टैटिक्स का एक प्रश्न बन गया है यहाँ से, तो ये ध्यान रखना है। देखिए स्वप्निल कोसाले जो है इन्होंने भी शूटिंग में ही शूटिंग के अंतर्गत जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
और अमन सहरावत जो है, देखिए अमन सहरावत इन्होंने कुश्ती के अंतर्गत ब्रॉन्ज मेडल जीता। और एक और चीज, जो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं ओलंपिक में भारत की ओर से पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, यानी कि सबसे यंगेस्ट पर्सन आप इनको बोल सकते हैं। सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी कौन है ओलंपिक में मेडल जीतने वाले, तो वो हैं आपके अमन सहरावत। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और नीरज चोपड़ा है, इन्होंने जो है रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है जेवलिन थ्रो के अंतर्गत। तो इतनी बातें आपको ये ध्यान रखना है कि भारत जो है 1900 में पहली बार शामिल हुआ था, तब से लेकर अब तक जो है टोटल 41 पदक जीत चुका है। और इस बार के जो पदक थे वो 6 थे, ये आपको ध्यान रखना है। 2024 में 6 पदक जीता है। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो ने निम्न में से किस विषय के मानकीकरण के लिए नए विभाग की शुरुआत की है? ऑप्शन ए पर्यावरण और पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक और संचार, ऑप्शन सी बायोडीजल और गैस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पर्यावरण और पारिस्थितिकी। भारत का जो उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों का मंत्रालय है, उसने एक स्टेटमेंट जारी करके ये बताया है कि जो बीआईएस है, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, भारतीय मानक ब्यूरो जो है, इसने एक नए डिपार्टमेंट की शुरुआत की है पर्यावरण और पारिस्थितिकी के मानकों के निर्धारण के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? स्थिरता और पर्यावरण के मानकीकरण में वैश्विक मानक स्थापित करना इसका उद्देश्य रहेगा। कौन ये इस डिपार्टमेंट का आपको तो ध्यान रखना है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो है संबंध में जो है एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया है बीआईएस ने। देखिए बीआईएस की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1986 को। भारतीय मानक ब्यूरो है, यानी कि इसका क्या है, इंडिया के अंतर्गत जितने भी सामान बनते हैं उनके लिए मानक निर्धारित करता है। और इसका हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली के अंतर्गत। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में महिला और पुरुष 2023 के शीर्षक वाली पुस्तिका के 25वें अंक में 2036 तक लिंग अनुपात का अनुमान व्यक्त किया है, यानी कि भारत का लिंग अनुपात 2036 तक कितना होगा, इस पुस्तक में कितना अनुमान व्यक्त किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रति 1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं, ऑप्शन बी प्रति 1000 पुरुषों पर 902 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 980 महिलाएं, ऑप्शन डी है आपका प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं। देखिए भारत का जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, उसने अपनी एक पुस्तक जारी की है और ये उसकी पुस्तक का जिसका शीर्षक है भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। और ये जो है इस पुस्तक का 25वां संस्करण है। इस पुस्तक में ये बताया है कि भारत की जो जनसंख्या होगी 2036 तक, वो 152 करोड़ पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। इन्होंने 2011 से तुलना की है इसके अंतर्गत, तो ये ध्यान रखना है। इन्होंने जनसंख्या का अनुमान कितना लगाया है? 152.2 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। और लिंग अनुपात के संबंध में इन्होंने 2011 से तुलना करते हुए ये बताया है कि जो भारत का लिंग अनुपात है 2036 तक बढ़कर जो है प्रति 1000 पुरुषों पर 952 महिलाएं हो जाएंगी। और अभी का जो रेशो है वो है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। तो ये जो है वर्तमान जो है 2011 की जनगणना के आधार पर है, यानी कि लिंग अनुपात के बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है इस पुस्तक के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये पुस्तक जो है किसके द्वारा जारी की गई है, कौन सा इसका शीर्षक है और कितना अनुमान इसमें व्यक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विभाजन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 14 अगस्त, ऑप्शन सी 16 अगस्त, ऑप्शन डी 18 अगस्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 अगस्त। देखिए प्रतिवर्ष जो है 14 अगस्त को विभाजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो विभाजन दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, देखिए भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था माउंटबेटन योजना के आधार पर। और जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था इसके आधार पर किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान जो है तो अलग अलग राष्ट्र बने थे। तो 14 अगस्त से जो है पाकिस्तान जो है उस दिन से एक नए राष्ट्र के रूप में सामने आया था, तो उसी दिन को जो है विभाजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 14 अगस्त 1947 को जो था भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था। और 15 अगस्त से जो है भारत एक नए देश के रूप में उभर के सामने आया था। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है हमने कल आपसे पूछा था कि कौशल जनगणना जो है स्किल सेंसस कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन आपके थे मध्य प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, ऑप्शन डी था तमिलनाडु राज्य। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश राज्य।
तो देखिए भारत का जो है पहला राज्य है जो स्किल सेंसस कराने जा रहा है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी जो भी स्किल्स है उसके आधार पर ये जनगणना की जाएगी और उसके आधार पर सरकार नए रोजगारों का सृजन करेगी। जिस व्यक्ति की जैसी स्किल होगी उसके आधार पर जो है वहां पे रोजगार दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला राज्य है स्किल सेंसस कराने वाला आंध्र प्रदेश। और आज का प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में सरकार ने किस विधेयक को वापस लेने की घोषणा की है। ऑप्शन ए वक्फ संशोधन विधेयक 2024, ऑप्शन बी डिजिटल भारत विधेयक, ऑप्शन सी निजता की सुरक्षा विधेयक, ऑप्शन डी है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस विनियमन विधेयक। तो इसका राइट आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यदि आपको पता है तो, और नहीं पता है तो कल के सेशन में हम इस आंसर को लास्ट में डिस्कस करेंगे। और आज का सेशन जो है यही समाप्त होता है। आपका किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यदि ये सेशन अच्छा लग रहा है लाइक व शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट सेशन आपसे मिस ना हो।